ब्रिटिश आर्थिक नीति एवं उसके प्रभाव औपनिवेशिक शोषण के 3 चरण 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक व्यापारिक निगम की थी। 1757 के पूर्व उनका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना था। इस हेतु उन्होंने भारत के साथ होने वाले व्यापार पर कब्जा करने का प्रयास किया। 1757 के बाद भारत में औपनिवेशिक शासन का आरंभ हुआ। भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ स्वर्गीकरण एवं विश्लेषण आर.पी. दत्त ने भी अपनी कृत इंडिया टुडे में किया है। औपनिवेशिक आर्थिक शोषण में इस प्रक्रिया के 3 चरण थे। पहला वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813। इस चरण में एकाधिपत्य व्यापार एवं प्रत्यक्ष विनियोग का काल भी कहते हैं। इस अवस्था में खुली लूट और अतिरेक पर कब्जे का तत्व प्रबल था। इस चरण में कंपनी के मुख्य लक्ष्य थे पहला भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना तथा दूसरा भारतीय रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करके उनमें प्राप्त राजस्व को भारतीय माल की खरीद में निवेश करना। इस काल में भारतीय वस्त्रों आदि का निर्यात बढ़ा, किंतु अंग्रेजों द्वारा शासन की शक्ति के दुरुपयोग एवं एकाधिकार के कारण भारतीय बुनकरों, कारीगरों एवं व्यापारियों को कोई लाभ नहीं हुआ, वरन उनकी स्थिति दयनीय होने लगी। उन्होंने बुनकरों, कारीगरों एवं मजदूरों को न्यूनतम पारिश्रमिक दिया तथा कृषकों को कठोरतापूर्वक मनमाना भू राजस्व वसूली किया। इस अवस्था में उन्होंने किसी क्षेत्र में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया। दूसरा, मुक्त व्यापार का काल 1813 से 1860। भारत में 1813 में मुक्त व्यापार की नीति की घोषणा की गई, जबकि ब्रिटिश उद्योग की रक्षा के लिए इंग्लैंड में भारतीय वस्त्रों पर भारी शुल्क लगाया गया। इस अवस्था में भारत हुआ औद्योगिकरण कर इंग्लैंड के नवविकसित उद्योगों की उत्पादित माल के बाजार के रूप में बदल दिया गया। कृषि प्रधान भारत अब इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेशिक बन गया। भारत को कृषि उत्पादक एवं अन्य कच्चे माल के आपूर्ति के रूप में विकसित किया गया। कृषकों को खाद्यान्न उत्पादन के स्थान पर व्यापारिक कृषि के लिए बाध्य किया गया। इस चरण में अंग्रेजों ने अपने शोषण तंत्र को प्रभावी बनाने हेतु प्रशासन, न्याय, पुलिस व शिक्षा संबंधित परिवर्तन किए। तीसरा, वित्तीय पूंजीवाद 1860 से आगे। इस काल में ब्रिटेन ने एकत्र अतिरेक पूंजी के लाभप्रद उपयोग एवं भारतीय बाजार के विस्तार एवं साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाने लगा, जो मुख्यतः सरकार को ऋण एवं साम्राज्यिक अधोसंरचना के विकास में लगा। सीमित मात्रा में भारतीय में आधुनिक उद्योगों की स्थापना एवं गृह शुल्क आदि के रूप में जन के आवाहन का पुराना तरीका जारी रहा। इस काल में भारतीय पूंजीपति वर्ग का उदय भी हुआ। अंग्रेज सरकार के आर्थिक शोषण के तरीके, मुक्त व्यापार की नीति। 1750 के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग में कई क्रांति का प्रभाव पड़ा। वस्त्र उत्पादन कई सौ गुना बढ़ गया। मशीनों द्वारा निर्मित वस्त्र अत्यंत सस्ता पड़ता था। ब्रिटिश आयातित वस्तुओं को वरीयता प्राप्त थी। अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार नीति के माध्यम से भारतीय बाजारों को ब्रिटेन में निर्मित सूती वस्त्रों में पाट दिया। हथकरघों पर आधारित पारंपरिक भारतीय वस्त्र उद्योग इससे प्रतिस्पर्धा न कर सका और धीरे धीरे तबाह हो गया। सूती कपड़ों के घर में सूती कपड़ों के भरमार कर दी गई। अन्य उद्योग का भी यही हश्र हुआ। धन का अपहरण। ब्रिटिश उद्योगपतियों तथा कंपनियों के कर्मचारियों की नीति के कारण भारतीय पूंजी ब्रिटेन की ओर बहने लगी।
इससे ब्रिटेन के नवोदित उद्योग को पूंजी प्राप्त हुई तथा भारत में गरीबी बढ़ी। भारतीय पूंजी के पलायन का वर्णन दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूरल इन इंडिया पुस्तक में किया। इसे धन का अपोहन सिद्धांत कहा गया। भू राजस्व व्यवस्थाएं 1772 के बाद राजस्व वसूली का कार्य कंपनी के सीधे अपने हाथों में ले लिया। इसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया। अंग्रेजों ने आरंभिक काल में राजस्व वसूली के लिए नीलामी पद्धति अपनाई। इससे कंपनी को अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई, किंतु कृषि एवं कृषकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। राजस्व वसूली के लिए भूमि नीलामी के माध्यम से पट्टी पर दिए जाने वाले व्यवस्था सफल नहीं रही। फलतः स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्थाएं लागू की गई। 1813 तक प्रशासन और न्याय प्रणाली में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनका लक्ष्य मालगुजारी संग्रह बढ़ाना ही था। आधुनिक उद्योगों का विकास, साम्राज्यवादी आवश्यकताओं से अंग्रेजों ने यहाँ के सड़कें, रेलवे, डाक तार, बंदरगाह, बैंक, बीमा एवं परिवहन कंपनियां बनाई। भारत में औद्योगिकरण का साधन बनी। जूट उद्योग 1855 में रिसला, बंगाल पहला आधुनिक जूट मिल एवं विकास हुगली क्षेत्र में। वस्त्र उद्योग 1853 बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल कावसजी नाना भाई द्वारा। लौह एवं इस्पात भारत में लोहा का पहला सफल कारखाना 1864 पश्चिम बंगाल के कुल्ठी में स्थापित हुआ। 1907 में सक्ची जसिंदपुर में टॉस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। हार्डिंग द्वारा 1916 में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति। भारतीय वाणिज्यिक उद्योग महामंडल का गठन 1927। FICCI